आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है लता शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी। सवाल 2 रुपयों का नहीं है। ये लो 2 रुपये। सुशीला ने ब्लाउज में हाथ डालकर छोटा सा बटुआ निकाला और 2 रुपये का सिक्का ढूंढकर उस लड़के को पकड़ा दिया। राम अवतार बुरी तरह भन्ना उठे। ये औरत उन्हें इतना टुच्चा समझती है। सारे घर का खर्च उठाते हैं, उन्हें 2 रुपये देने में तकलीफ हो रही थी। वो पांव पटकते हुए अंदर आ गए। कैसे समझाएं सुशीला को, उन्हें क्या तकलीफ है? कुछ लोग सोच विचारों में ही लड़ते रहते हैं और कुछ बिना सोचे विचारे। ये बात यहीं नहीं रुकेगी, ये सुशीला भी अच्छी तरह जानती है। पर उसे किसी तरह की बहस लड़ाई झगड़े से बेहद खींच उठती है। वो तुरंत समझौते का मार्ग ढूंढने लगती है, चाहे कितना ही अस्थायी क्यों न हो। बच्चों के झगड़े भी वो इसी तरह निपटाती आई है। तू चुप हो जा, तुझे चॉकलेट दूंगी। एक चुप हो गया तो दूसरे को कनखी मारी। चल अंदर चल, तेरे लिए रेवड़ी रखी है छुपा कर। इसी तरह सबको पटाए रखती है। सब चुप रहो, शांत रहो, 2-4 रुपए ले जाओ, कोई बात नहीं, हो हल्ला मत करो। सुशीला के इस व्यवहार से उन्हें बेहद तकलीफ होती है, पर क्या करें? वो अपनी बात सुशीला को नहीं समझा पाते और खुद सुशीला को नहीं समझ पाते। साल में 2 बार मोहल्ले भर के लौंडे लपाड़ी इकट्ठे होकर नवरात्र का चंदा मांगने आते हैं। इस मकान को खरीदने के बाद जब पहली बार नवरात्र पड़े और हाहा हूहू करती दल भगवती जागरण के लिए चंदा मांगने आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अपनी समझ में उन्होंने बड़ी ऊंची बात कही थी। भगवती कहाँ सोती है जो उन्हें जगाने जा रहे हो? जागरण की ज़रूरत तुम लोगों को है, जाग जाओ तो देश का कल्याण हो। लड़कों ने उनकी बात का जवाब कान फोड़ हो से दिया। उनका लीडर बोला, हर घर चंदा देता है, आपको भी देना पड़ेगा। आप तो पहले जिससे यहाँ रहते थे 50 रुपये देते थे, चलिए आप भी निकालिए। निकालिए मतलब क्या कोई कर्ज ले रखा है जो चुकाऊं? नहीं देता चंदा। समझ लो मैं भगवती का भक्त नहीं हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। जब हनुमान जागरण करोगे तो चंदा दे दूंगा। आप हनुमान जी के भक्त हैं? जय हो जय हो, हम सब बजरंग दल के सदस्य हैं। हर मंगलवार को हमारी मीटिंग होती है, आप आइए ना कभी। देखिए जन सेवा की कैसी कैसी योजनाएं हमारे पास, सब रुपए के अभाव में ठप पड़ी हैं। आप हनुमान जी के नाम पर ही 50 रुपये दे दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय जय जय। लड़के गला फाड़ कर जय जय करने में जुटे थे। अचानक सुशीला आई और 50 रुपये उस लड़के के हाथ पर रख दिए। लड़कों ने जयकारे में उनका और सुशीला का नाम भी जोड़ दिया। रसीद? वो अब भी अपना रोब बनाए रखना चाहते थे। रसीद शाम को भिजवा दूंगा। लड़का हंसने लगा। पूरी भीड़ हंसती मुस्कुराती चिकती चिल्लाती अगले घर की ओर मुड़ गई। उस घर में 2 मिनट भी नहीं लगे। मास्टर मथुरा प्रसाद निकले और 50 का नोट देकर वापस घर के अंदर चले गए। देखा? सुशीला हाथ नचाकर बोली, सब दे देते हैं चुपचाप, एक तुम्हें ही खामखा की जिद सूझती है। इसमें जिद की क्या बात है? ये लड़के बड़े भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं तुम्हें। ये इन रुपयों से सिनेमा देखेंगे, शराब पियेंगे। सब मालूम है मुझे। वो जाते जाते मुड़कर बोली, मगर मुझे इसी मोहल्ले में रहना है, 2-2 जवान बेटियों के साथ। जाओ जरा चंपालाल का घर देखा, पत्थर मार मार कर सारे शीशे तोड़ डाले हैं। आए दिन आंगन में ढेले गिरते हैं। माफ़ करो बाबा, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। 50 रुपये ले गए, हमें चैन से जीने दो। इस बात को 5 साल हो गए। इन 5 सालों में इस गिरोह की उन्नति देखकर राम अवतार हैरान है। सूखे हाथ पांव वाले लड़कों के शरीर पर मांस चढ़ गया, काला चश्मा और रंगीन कपड़े आ गए। इनके लीडर मनीष उपाध्याय ने तो मोटरसाइकिल तक खरीद ली और अब भगवती जागरण नवरात्रों का मोहताज नहीं रहा। जब चाहे तब कर लो। शहर से बड़े बड़े नेता आते हैं, कई तरह के इनाम मिलते हैं। सारा पंडाल तरह तरह के विज्ञापनों से भरा होता है। सब इनाम प्रायोजित, अच्छे भजन पर इनाम, अच्छी झांकी पर इनाम। भगवती जागरण का सारा खर्च तो इन विज्ञापनों से निकल जाता है। चंदा ये मुफ्त खोर उड़ा देते हैं। राम अवतार ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। ये भी अच्छा मजाक है,
जो दिन रात मेहनत करे, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाए, जो इस तरह के हथकंडे करे, मौज मस्ती से दिन काटे। अब हालत ये है कि किसी की हिम्मत नहीं मनीष एंड पार्टी के खिलाफ चूं भी करे। ऐसा आतंक फैला रखा है कि लोग डर के मारे सन्न हैं। अब अगर मनीष भगवती का नाम भी न ले तो लोग चुपचाप 50 रुपये निकाल देते हैं। सामने मुंह खोलने की मजाल नहीं। पीठ पीछे कहते हैं संरक्षण शुल्क, यानी उनके मोहल्ले की लड़की को कोई नहीं छेड़ सकता, उनके मोहल्ले के लड़कों को कोई नहीं पीट सकता। पर खुद इस मोहल्ले के लड़के बेचारे चंपालाल की हालत ख़राब कर रखी है। सोशल बायकॉट, न कोई उनके घर जाता है न अपने घर बुलाता है। शीशे लगाने वाले कारीगर और मजदूर तक उनके घर काम करने को तैयार नहीं होते। साहब, इन लड़कों के डर से बदमाश हैं सबके सब, अव्वल दर्जे के बेईमान। चंपालाल की बेटी को देखकर सीटी बजाते हैं, भद्दे गीत गाते हैं, अश्लील इशारे करते हैं। अरसे से उन लोगों को देखा नहीं। बेचारा चंपालाल सिर झुकाकर दफ्तर जाता है और लौटकर घर के अंदर बंद हो जाता है, मगर डटा है पट्टा अपनी बात पर। भगवती जागरण क्या, कभी किसी बात का चंदा उसने नहीं दिया। उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित हों या गुजरात के भूकंप पीड़ित, अकेला खड़ा है इस तूफान के सामने। राम अवतार को पक्का भरोसा है कि चंपालाल आज भी नहीं झुकेगा, वो नहीं लगाएगा अपने घर पर झंडा। मगर सुशीला नहीं समझेगी। खट से निकाल कर दे दिए 2 रुपए। पूरी बानर सेना दौड़ गई छत पर झंडा लगाने को। बात 2 रुपए की नहीं है, अपनी तरह से जीने की है, अपनी सोच पर डटे रहने की है। सुशीला के लिए यह 2 रुपए फेंक कर बेकार की बहस से बचने का तरीका है, मगर वो सहमत नहीं है। कल कहते थे भगवती जागरण के लिए चंदा दो, आज कह रहे हैं छत पर झंडा लगाओ, कल कहेंगे माथे पर तिलक लगाओ। तो लगा लेना। सुशीला उगता गई उनकी झिकझिक से। हिंदू हो, तिलक लगाने में क्या जाता है। बात यही नहीं रुकेगी, फिर कहेंगे धोती बांधो, सुबह शाम घंटे घड़ियाल बजा बजा कर आरती करो, यह करो वह करो, हमारे चौके तक घुसे चले आएंगे ये लोग। आप भी न जाने क्या क्या सोच लेते हो, भला चौके में घुसकर क्या करेंगे। अब काफ़ी बकझक कर ली, जाओ दुकान जाकर खोलो। राम अवतार चुप। कैसे समझाए इस औरत को, कह रही है दुकान खोलो जाकर, भूल गई सुबह से बस एक प्याला चाय पर ही है। फिर ये झमेला शुरू हो गया और उसे ध्यान ही नहीं रहा कुछ बनाने का। रात की रोटी तक नहीं दी चाय के साथ। मगर वो चुपचाप उठे, दुकान खोलने चल दिए। दुकान के अंदर जाकर घर में खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बजरंग बली की मूर्ति के आगे सिर नवाया, फिर दुकान में झाड़ू लगाने में जुट गए। झाड़ू लगाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, दुकान के सामने झाड़ू लगाई, थोड़ा सा पानी छिड़का, हाथ पांव धोकर अगरबत्ती जलाई, फूलों की पुड़िया खोलकर गेंदे का फूल हार बजरंग बली को पहनाया, दीपक जलाया, छोटी सी कटोरी में इलायची दाने रखे। अब क्या कहें, अगर अब बजरंग बली महावीर विक्रम बजरंग बली हैं तो उनसे कहना सुनना क्या। अगर वो भी इस दल के साथ हैं तो फिर कहना सुनना क्या। बरकत भाई की तरफ का दरवाज़ा खड़का। लंबी सांस लिए दरवाज़ा खोल दिया। मामू जान चाय। सज्जो एक हाथ में चाय का प्याला और दूसरे में पराठों की तश्तरी लिए खड़ी थी। अब्बा उठ गए? जी हाँ, बस आते ही होंगे। चाय पीते पीते अनायास हंसी आ गई। बिल्कुल रोज़मर्रा से शुरुआत है। किसी न किसी बात पर सुशीला से झड़प होती है, वो जाकर दुकान में बैठ जाते हैं। साजिदा या सईदा चाय दे जाती हैं, फिर बरकत भाई आ जाते हैं। अपनी दुकान खोलने से पहले उन्हें तसल्ली देते हैं, अपने काम से काम रखो भाई, बिना वजन लौंडे लपाड़ियों के मुंह मत लगा करो। कभी उनके घर में झगड़ा होता, जमीला बेन की तीखी नकियाई आवाज़ सुनाई देती, फिर धड़ाक से दुकान का दरवाज़ा खुलता और झाड़ू के तेज़ तेज़ सर्राटे सुनाई देते। तब कमला चाय पराठे ले जाती और वो बरकत भाई को समझाते, यही ज़िंदगी है यार, बीवी है तो झिकझिक भी करेगी, आखिर घर द्वार बाल बच्चे संभालती है। पहले पहल बड़ा अजीब सा लगा था। कतार में बने 20 मकान किसी ज़माने में रेलवे के क्वार्टर थे, फिर कारखाना उठकर अजमेर चला गया। रेलवे ने इस बार के सब क्वार्टर बंगले बेच दिए। अब रेल महकमा, रिहायशी क्वार्टर बंगले सब रेल स्टेशन के उस तरफ हैं और इस तरफ है बजरिया।
बंगलों और क्वार्टरों को जोड़ जोड़कर बनाया गया ढीला ढाला बेढंगा सा मोहल्ला। किसी तरह कर्ज जुटा जमा पूंजी निकाल राम अवतार ने एक क्वार्टर खरीद लिया। सामने के बरामदे को आधा चिनवा लिपटवा दरवाज़ा लगा, बोर्ड ठोक दिया, न्यू इंडिया टेलर्स, प्रोप्राइटर राम अवतार शर्मा। 2 मशीनें उनके पास थीं, 2 और खरीद ली। दिन में 4 कारीगर बैठते थे, रात में घर के लोग। धंधा आराम से चल निकला। बगल के मकान पर ताला पड़ा था, अचानक वो भी बिक गया और ख़रीदने वाले थे वही बरकत मियाँ। उन्होंने भी राम अवतार की तरह आधा बरामदा चिनवा कर दुकान बनवाई, लिपटवा दरवाज़ा लगवाया और बोर्ड टांग दिया, न्यू फैशन टेलर्स, प्रोप्राइटर बरकत अली। राम अवतार बहुत झल्लाए और सुशीला ने भी बहुत खिटखिट की। ये लो, जाने कहाँ से मुसल्ला आ मरा। अच्छी खासी चलती दुकान देखी तो खुद भी ओक लगा कर बैठ गया। ग्राहकी काटने आ बैठा, कटुआ कहीं का। और भी न जाने क्या क्या कहा सुना, फिर धीरे धीरे सब सहज हो गया। उनकी साजिदा सईदा की कमला विमला से खूब पटने लगी। रहमत अली हो गए मनोज के खास यार। हम उम्र बच्चे थे, सो दोस्ती चल निकलने में क्या वक्त लगता। उधर जमीला और सुशीला भी अपनी अपनी दोपहर काटने लगी साथ में। कमोबेश एक सी आमदनी, एक सा रहन सहन और एक से दुख दर्द। सो इस आंगन या उस आंगन। धीरे धीरे ग्राहकी कटने का डर भी दूर हो गया। काम इतना था कि वक्त पर देना मुश्किल। फिर बरकत अली की ग्राहकी थी चूड़ीदार पजामे, कुर्ते, पठानी, सूट, शेरवानी, बुरके की। इधर राम अवतार सिलते घाघरे, कुर्ती, कांचली, ब्लाउज और पेटीकोट। नई काट के सलवार कुर्ते दोनों सिलते थे और दोनों के बंधे ग्राहक थे। काम ज़्यादा होने पर पास की दुकान की तरफ इशारा कर देते थे, यहाँ से सिलवा लीजिए, ये भी अच्छा सिलते हैं। इस तरह भाईचारे से धंधा और चल निकला। होली, दिवाली और सहालगों में दुकान बंद होने पर बरकत मियाँ भी आ डरते। चाय बीड़ी चलती और मशीन भी। बीवी बच्चे तुरपन काज बटन पर बैठ जाते। हफ्तों का काम दिनों में सुलट जाता। कारीगर की तनख्वाह बचती सो अलग। वक्त पर कपड़े देने के कारण ग्राहक भी बढ़े और सिलाई भी। ईद और मिलाद पर राम अवतार लग जाते बरकत अली के साथ। फिर दोनों दुकानों के बीच दरवाज़ा निकलवा लिया और सहूलत हो गई। मज़े में दिन गुजर रहे थे कि जाने किसी को क्या सूझी जाकर बाबरी मस्जिद ढहा आया। जगह जगह दंगे फसाद, खून खराबा, बिला वजह तनाव। कुछ भी कहो, ये हुआ बहुत गलत। दोनों ने अपनी अपनी मशीन पर झुके झुके कहा। बाहर दुनिया कटती मरती रही, अंदर वो अपने ग्राहकों और घर गृहस्थी में उलझे रहे। अब ये नया तमाशा। जो लड़के न पढ़ने लिखने के थे न और किसी कामकाज के, गए और भगवती जागरण समिति बना बैठे। आए दिन का आयोजन, कभी भागवत बैठा दी, कभी अखंड रामायण पाठ, मंगल शनि सुंदर कांड के लिए आरक्षित। नवरात्रों में शोर के मारे कान फटने लगते। जगर मगर करता खूब बड़ा पांडाल, लाउड स्पीकर पर फिल्मी तर्ज पर भजन और तरह तरह के इनाम। आज जायसवाल आयरन ट्रेडर्स की तरफ से सर्वश्रेष्ठ भजन पर महाराजा मिक्सर ग्राइंडर, तो कल मंगू भाई ईट भट्ठे वाले टीवी दे रहे हैं। ये सब फल फूल रहा है युवा नेता मनीष के नेतृत्व में, जो राम स्वरूप मास्टर साहब मनीष को कोसते नहीं थकते। आज चिकना चुपड़ा चेहरा लिए मूढ़े पर बैठे अखबार बाँचते हैं। ये वही राम स्वरूप माट साहब हैं जिनके नाम पर 2 जोड़ी कपड़ों की सिलाई आज भी बकाया है। राम अवतार तो मांग लेते, मगर सुशीला ने लगाम खींच ली। पागल हुए हो क्या? 150 रुपट्टी के लिए गुंडों से रार मोल लोगे? आजकल मनीष मोटरसाइकिल पर उड़ा फिरता है। कहीं पद संचरण है तो कहीं त्रिशूल दीक्षा का आयोजन। मोहल्ले का नेता है, उचित सुविधा शुल्क मिलने पर छोटे बड़े काम करवा देता है। 2 लड़कियां दुकान की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। उन्होंने भगवान का नाम लिया। दिन का पहला ग्राहक, रोजी रोटी का वसीला। लड़कियों ने एक फिल्मी मैगजीन खोलकर मेज पर बिछा दी। देखिए मास्टर जी, बिल्कुल ऐसा कुर्ता सिलवाना है और मैचिंग सलवार भी, इतना खुला गला। उनके होठों तक आया मगर बाहर नहीं निकला। सुशीला की फटकार कानों में गूंज उठी। सारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनेगी। ग्राहक देवता होता है, जैसा कहे सिल के दे दो। अपनी लानत रानियां चलाई तो कोई झांकने नहीं आएगा दुकान में।
सिर झुकाकर मान भी लिया इन्होंने। बात ठीक थी, नंगई और बेहयाई का ज़माना ही है। बहू बेटियां ऐसे नाचती हैं जैसे पतुरिया, भद्दे ढंग से कमर मटकाना, कूल्हे हिलाना। कपड़ों का हाल तो और भी बुरा, बस नहीं चलता, वरना ये सब भी फिल्मी हीरोइनों की तरह अंगिया ब्लाउज पहने, बाँ और पीठ गायब। पहले हम बिस्मिल्लाह टेलर से कपड़े सिलवाते थे, बहुत बढ़िया कपड़े सिलते थे मास्टर जी, लड़की नंबर 1 ने कहा। थे मतलब? राम अवतार ने असमंजस से उन्हें ताका। वो तो अब भी दुकान चला रहे हैं। लड़कियां भी असमंजस से एक दूसरे को देख रही थीं। अब लड़की नंबर 2 ने मुंह खोला। मनीष एंड पार्टी ने कहा है हिंदू लड़कियां मुस्लिम टेलर मास्टर के पास नहीं जाएंगी, इसीलिए आपके पास आए हैं। ओह, तो ये बात है, नया हुक्मनामा निकला है। क्या मिलेगा गरीब कारीगरों के पेट पर लात मारकर? कौन सा राज, कैसा स्वर्ग? कल को उन्हें भी रफ़ीक और कलाम को हटाना पड़ सकता है। सिला सिलाया कुर्ता हो तो दे दो, इसी नाप और काट का सिल देंगे। नहीं मास्टर जी, नाप और काट क्या है, घटता बढ़ता रहता है, आप हर बार नया नाप लीजिए। लड़की ने दुपट्टा उतार कर मेज़ पर रख दिया और छाती तान कर खड़ी हो गई। नाप ठीक से लेना मास्टर जी, बिल्कुल फिट होना चाहिए, इस काट के कुर्ते ढीले अच्छे नहीं लगते। राम अवतार फीता उठाकर आगे बढ़े। लड़की की आधी छातियाँ उघड़ी हुई हैं। ये भगवान, कैसे कैसे फैशन चल निकले हैं, इनके माँ बाप मना नहीं करते। सदे हाथों से नाप लेने लगे राम अवतार टेलर मास्टर। हमेशा की तरह गुरुजी की चेतावनी याद आ गई। जनाना गिराक का नाप ऐसे लेना रामू कि फीता तो बदन को छुए मगर तुम्हारा नाखून तक नहीं। अचानक उनकी नज़र लड़की की छाती पर पड़ी। वहाँ गोदने से बिच्छू गुदा हुआ था। बड़ी देर तक उनके पांव कांपते रहे। लड़कियों के जाने के बाद भी कैसे गुदवाया होगा गोदना ऐसी जगह पर? हाथ से छाती पकड़े बैठा रहा होगा कालबेलिया। रात को उन्होंने सुशीला को बताया, तुम भी ये गोदना नहीं, टैटू रहा होगा। टेटू? टेटू क्या? टेटू चिपक जाता है जैसे बिंदी, पानी में भिगोकर लगा देते हैं और ऊपर का कागज़ उखाड़ लेते हैं, टैटू नीचे रह जाता है, खाल से चिपक जाता है, बिल्कुल गोदने जैसा लगता है। फिर भी हकलाने लगे राम अवतार। अचानक उन्हें कमला विमला का ध्यान हो आया। क्या वो भी ऐसे टैटू लगाए घूम रही हैं? उन्होंने अतिरिक्त सतर्कता से अपनी बेटियों पर निगाह रखनी शुरू कर दी, मगर असली भंडाफोड़ किया बरकत अली ने। जुमे की नमाज पढ़कर लौट रहे थे, सामने से आंधी तूफान की तरह मनीष उड़ा चला आ रहा था। गर्द गुबार के बावजूद उन्होंने पहचान लिया, मनीष से चिपक कर बैठी लड़की कमला थी। अब देर मत करो, अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दो। घर के अंदर आकर बहुत चीखे राम अवतार, मगर कमला जरा भी नहीं घबराई। साफ कह दिया वो मनीष से लव करती है और उससे ही शादी करेगी, वरना जहर खा लेगी। हे भगवान, ये दिन भी देखना बदा था। इधर सुशीला भी उसके साथ। क्या बुराई है लड़के में? न सही ज़्यादा पढ़ा लिखा, कमाता खाता है, ठेकेदारी करता है, 2 मंजिला पक्का मकान है। तुम जाकर राम स्वरूप माट साहब से बात तो करो। राम अवतार टेलर मास्टर धक। मनीष जैसे गुंडे के साथ कमला का ब्याह? राम स्वरूप मठ साहब से मिलने जाएं? ये नहीं हो सकता। मगर और क्या हो सकता है, या उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप पत्थर की मूरत बने सुशीला के ताने तिश्ने और कमला का रोना धोना झेलते रहे। गुपचुप बरकत अली से सलाह की, क्या करना चाहिए। तय किया कि दोनों सूरत जाएंगे, जहाँ दोनों की ही जान पहचान के बहुत से घर हैं और रिश्तेदारी भी। कोई न कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। बात पक्की करके लौटेंगे और पहली सहालक पर तुरंत सूरत जाकर ब्याह करके आएंगे। इसकी नौबत ही नहीं आई। न जाने कहाँ है अयोध्या। वहाँ से लौटते कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर पेट्रोल डालकर फूंक दिया। दंगे शुरू हो गए। 3 दिन के लिए सब बंद। वही तनाव, वही खून खराबा। भगवान जाने सच क्या है। अब 3 दिन के लिए सब बंद, अंदर बैठ के करो जो करना है। दिन तो खैरियत से गुजर गया। रात छाती पर सवार दम घोंटने को आतुर निकली। जरा सा खटका और आंखों के आगे गोधरा कांड के जले मुर्दे आ जाते। राम राम कर सुबह हुई।
दोनों एक दूसरे से मिलने लपके। सब खैरियत तो है, हिंदुओं का मोहल्ला है, राम अवतार को कौन छुएगा। इसी कस्बे के पुराने बाशिंदे हैं बरकत अली, उन्हें कौन हाथ लगाएगा। बेकार डर रहे थे, मगर टीवी में जो दृश्य दिखाए गए वे बेहद खौफनाक थे। छोटे बड़े शहरों में सरेआम लूटपाट, आगजनी और हिंसक वारदातें हो रही थीं। राम अवतार ने घबराकर टीवी बंद कर दिया। कहीं दंगा ना होता हो तो इन खबरों को देख सुनकर हो जाए। दूसरे दिन कस्बे में बड़ा तनाव था। बरकत अली के बंद दरवाजे पर पत्थर बरसे, आंगन में ढेले गिरे और जलते पलीते भी। बरकत और जमीला की समझ में नहीं आया कि क्या करें। जैसी खबरें आ रही थी उस हिसाब से कहीं भी जाना खतरनाक है, और जाएं भी तो कहाँ, अपना घर बार छोड़कर कहाँ चले जाएं। कमला ने इतराकर कहा, मैं मनीष से बात करूं? राम अवतार और बरकत अली दोनों का मुंह कड़वा हो गया। हक थू, अब अपनी हिफाजत के लिए लौंडे लपाड़ियों की शरण लेनी पड़ेगी। वैसे लगता तो नहीं कि कुछ होगा। कौन है इस कस्बे में जिनके कपड़े उन लोगों ने न सिले हों, और भगवती जागरण हो या कुछ और, बरकत अली बिना नागा चंदा देते हैं। हौसला रखो बरकत भाई, हम लोग हैं ना, तुम्हारा ही सहारा है यार। आज रात तो निकालते हैं किसी तरह, कल की कल देखी जाएगी। दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को तसल्ली देने के बहाने खुद तसल्ली ढूंढनी चाहिए, मगर वो रात तीखी चीख, तेज सीटी जैसी सन्नाटे को चीरती वो चीख उनके कलेजे में उतर गई। बत्ती जलाई नहीं जली, बाहर दबी दबी आवाज़ें, कदमों की आहट। खूब अंधेरे में पड़ोस के घर में प्रलय घट रहा था। चीख पुकार, मार पीट। वो उठने के हुए, मगर सुशीला ने हाथ पकड़कर घसीट लिया। चुप बैठे रहो, क्या कर लोगे तुम अकेले? वो पूरा झुंड, उनके पास चाकू कट्टे हैं, तुम्हारे पास? बच्चे भी जाग गए। मारे दहशत के सबकी घिघी बंद गई। आंसू बह रहे थे मगर बे आवाज़। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर बैठा पड़ोस के मकान से आती चीखें सुन रहा था, और आंगन में भागने, पकड़ने और घसीटने की आवाज़ें। मामू जान बचाइए! ये सईदा थी। मामू जान! ये घुटी घुटी आवाज़ साजिदा की। उस रात मामू जान राम अवतार टेलर मास्टर को खुदा का दर्जा हासिल हो गया। हर सांस में खुदा के साथ उन्हें भी याद किया गया। उनकी कलाई सुशीला की मजबूत गिरफ्त में थी, वो हिल भी नहीं सकते थे। और यह भी सच है कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। बेहद डर गए थे राम अवतार। दरवाज़ा खोल बरकत अली के घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हथियार के नाम पर सब्जी काटने का चाकू या मसहरी का डंडा, क्या कर लेंगे उस उन्मत्त भीड़ का। अचानक फक से उजाला फैल गया, बिजली आ गई। इधर पास का मकान भक से जल उठा। हो का विकट शोर। अब सुशीला भी उठ खड़ी हुई। पड़ोस के मकान में आग, चीख पुकार बंद। क्या सबको मार डाला? वही दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। ये क्या किया? सारे मकान जल जाएंगे। ए, बकवास बंद कर, कोई चीखा। अपनी दीवार पर पानी डालिए, नहीं जलेगा। ये मनीष की आवाज़ थी। यंत्रवत उठे राम अवतार अपनी तरफ की दीवार पर पानी डालने लगे। पड़ोस के मकान से चिरांद आ रही थी, जैसे लाश फूंकने के वक्त आती है। उनके हाथ पांव कांपने लगे। मकान के बंद दरवाजे की संद से धुआं बाहर आ रहा था। हे भगवान, दुकान में आग, ग्राहकों के कपड़े। वो पानी की बाल्टी लेकर दुकान में घुसे। शुक्र है आग नहीं पहुंची थी, सिर्फ धुआं था। राम अवतार स्तब्ध खड़े दीवार को देखते रहे। उधर बरकत अली का घर जल रहा था। वो इधर अपनी दीवार पर पानी डाल रहे थे। सुशीला ने आकर उनके हाथ से बाल्टी ले ली। यूँ खड़े खड़े आग फैलने का इंतज़ार कर रहे हो? और वो तत्परता से दीवारें भिगोने लगी। राम अवतार चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। जो जलना था जल चुका, अब आग क्या जलाएगी। बाल्टियों की धड़धड़ भी बंद हो गई। लगता है आग बुझ गई। अंदर ही अंदर बरकत अली का घर सुलग रहा हो तो कह नहीं सकते। सुबह हुई। कैसी मनहूस सुबह है यह। सब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, फिर भी सब पता चल गया।
कस्बे के सब मुसलमानों के घर फूंक दिए गए। जमकर लूटपाट हुई। दंगे फसाद के जो दृश्य फिल्मों में देखते थे सब घटित हुए। हत्या, बलात्कार, जिंदा आग में झोंक देना। और हाँ, चंपालाल की बेटी भी इस मोहल्ले में उस हो हल्ले से गायब हो गई। लोगों ने दबी जुबान से बताया, रात को कचरा फेंकने आंगन के दरवाजे से बाहर निकली थी। कोई घात लगाए बैठा था, अंधेरे में घसीट ले गया। कौन हो सकता है, कौन होगा? किसकी हिम्मत है इस मोहल्ले में घुसने की? किसे मालूम था रात में अमूमन इसी वक्त कचरा फेंकने वह घर से बाहर निकलती है। मारे आतंक की राम अवतार की बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप घर के अंदर आकर चारपाई पर लेट गए। पड़ोस के मकान से धुआं उठ रहा था। 4-5 दिन ऐसा ही हो हुल्लड़ चलता रहा। फिर मनीष एंड पार्टी प्रकट हुई। लात मार कर जला दरवाज़ा गिरा दिया। जले अधजले सामान को इधर उधर करने लगे। कमबख्त मुसल्ले, होना ही क्या है इनके घर में जो कोई लूटे। बड़बड़ा रहा था कोई, एल्यूमिनियम के बर्तन और चांदी के जेवर। दूसरे ने टीप जड़ी। देर रात तक उठापटक चलती रही। फिर उनके घर का दरवाज़ा खड़का। आंचल से हाथ पोंछते पोंछते सुशीला ने दरवाज़ा खोला। कमला भी साथ साथ। डर से कांपते हुए वो भी पीछे जा खड़े हुए। ये मकान आपको अलॉट कर दिया है। मनीष खड़ा बड़ी अदा से मुस्करा रहा था। आप अपनी दुकान बड़ी करवा लीजिए। उसने कमला को कनखी मारी। विमला और मनोज अंदर ही घुसे रहे। वो अब भी सदमे की गिरफ्त में थे। सुशीला और कमला ने मिलकर मोर्चा संभाला। इतना गंदा घर, इसमें कैसे रहेंगे हम? ज़रा म्यूनिसिपैलिटी वालों से कहकर सफाई करवा दीजिए। ये कमला थी। हाँ, जो भी कानूनी खाना पूरी करनी है वो भी कीजिए। कल को कहे कि कोई कि हम ही ने। सुशीला बोलते बोलते रुक गई। कोई कुछ न कहेगा, आप कब्जा कर लें। मनीष बोला, अब ज़रा सफाई और पुताई करवा दीजिए। कमला बड़े अधिकारपूर्वक कह रही थी। तो जो भाईचारा इन दोनों घरों के बीच था इतना सतही था। उन्हें बरकत अली के साफ हो जाने का कोई दुख नहीं, बल्कि खुशी है। एक और दुकान मकान बिल्कुल मुफ्त। वो बरकत अली के घर पर कब्जा नहीं करेंगे। पागल हुए हो क्या? सुशीला ने लताड़ मारी। जाने वाले लौट कर नहीं आएंगे। हमें 2 बेटियां ब्याहनी हैं, ज़रा मनोज की भी सोचो। ना हो तो एक दुकान वही संभाल लेगा। सचमुच वो सब सतही था। वो अचार पापड़ का लेन देन, देर रात तक बैठकर सिलाई और सुख दुख का बंटवारा। ताज्जुब, पड़ोस के घर से कुल 2 ही अधजली ठठरियाँ निकली। तो फिर सईदा, साजिदा और रहमत अली। हे भगवान, लड़कियों को कोई उठा ले गया। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मगर रहमत का क्या हुआ? मुझे लगता है रहमत आंगन की दीवार फांदकर भाग गया, सुशीला ने कहा। थोड़ी देर चुप्पी पसरी रही। सुनो, वो बहुत धीरे से बोली। जमीला बेन ने बताया था कि आंगन के अमरूद के नीचे एक लोटा गाड़ रखा है। लोटा क्यों गाड़ रखा है? ओफो, तुम कुछ समझते क्यों नहीं? जो थोड़ा बहुत गहना गुड़िया और नगद था लोटे में डाल कटोरी से ढक जमीन में गाड़ दिया है। अब अगर रहमत बच गया है तो भगवान करे बच गया हो तो लौटेगा ज़रूर। ऐसा करते हैं, वो लोटा निकाल लेते हैं, बच्चे के हाथ पर रख देंगे। इस वक्त उसे पैसे की सख्त ज़रूरत होगी। नहीं, ये सब कुछ सतही नहीं था, वरना सुशीला ऐसी बात कहती। फ़र्क बस इतना है कि सुशीला और कमला दुनियादार हैं, तुरंत हालात से समझौता कर लेती हैं। बाकी लोगों को वक्त लगता है। पड़ोस का घर साफ हो गया, पुताई भी हो गई और मास्टर मनोज ने वहाँ जय अम्बे टेलर्स का बोर्ड लटका दिया। सुशीला ने अमरूद के नीचे भर भर पानी बाल्टी का डाला। एक जगह ज़मीन थोड़ी धंस गई। रात को उसी जगह खोद कर लोटा निकाल लिया और ज़मीन फिर एकसार कर दी। मुरझाई जिंदगी फिर चल निकली। ग्राहक भी आने लगे और एक दिन रात को ठीक 2 बजे आंगन की दीवार फांद कर कोई अंदर कूदा। मामू जान, अरे रहमत! सुशीला ने चटपट दरवाज़ा खोल उसे अंदर खींच लिया। राम अवतार बत्ती जलाने बढ़े ही थे कि सुशीला की दबी आवाज़ आई। क्या करते हो?
बत्ती क्यों जला रहे हो? अरे हाँ, बत्ती नहीं जलानी चाहिए। उन्होंने टटोल टटोल कर रहमत को पकड़ा और सीने से लगा लिया। इतने दिन बाद जमे हुए आंसू बाहर निकले। वो हिलक हिलक कर रो रहे थे। रहमत, सज्जू सद्दू कहाँ है? सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा। यही मैं आपसे पूछने आया हूँ, सज्जू सद्दू कहाँ है? मैं तो अकेला ही खाला जान के घर सूरत गया था। उफ, सबके सिर झुक गए। रहमत ना समझ सा सबको देखता रहा। फिर सुशीला ने ही उबारा, तो फिर बाकी सब जल मरे? करो रुलाई का एक और दौर। देखो रहमत, यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो फुर्ती से उठी और लोटा ले आई। ये क्या है? रहमत लोटे को देख रहा था। जमीला बेन के भरे पूरे घर में से हम इतना ही बचा पाए। सुशीला के आंसू फिर बह निकले। उसने लोटा एक थैले में डाल दिया। संभाल कर रखना, ये तुम्हारी माँ की अमानत है। अब निकल लो। सुबह होने से पहले अपने ठीक ठिकाने पर पहुँच जाओ। वो आंगन तक उसके पीछे पीछे गई। हालात ठीक हो जाए तो घर लौटना बेटा। लौटूंगा लौटूंगा, ज़रूर लौटूंगा। रहमत जाते जाते पलट कर बोला। अचानक बदल गया वो। डरे हुए रहमत की जगह खूंखार खून का प्यासा रहमत खड़ा था। वो क्या समझते हैं मैं मर गया हूँ? दुकान का कब्जा आपको दे दिया? उसकी सांस ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। एक दिन लौटूंगा मैं, इन सब सालों से हिसाब साफ करने के लिए। सुशीला की आवाज़ भी पहले जैसी हो गई, चुंचलाई, रूखी और भावहीन। अच्छा अच्छा, अभी तो निकलो तुम। रहमत दीवार फांद कर गायब हो गया और वो सब अपनी अपनी चारपाइयों पर पड़ अपने अपने ख्यालों में गुम हो गए। 6-7 महीने हो गए। छिटपुट घटनाएं घटती रहीं, जांच कमीशन बैठे, मुआवजा देने की बातें हुई। बस एक बात सच है, जो उजड़ गए वो फिर आबाद न हो सके। मनीष एंड पार्टी ने धमकी दी, खबरदार जो कोई मुसल्ला इस मोहल्ले में नजर आया, बसने की तो सोचना भी मत। राम अवतार का बहुत मन हुआ शरणार्थी शिविरों में जाकर साजिदा सईदा को ढूंढने का। पागल हुए हो क्या? सुशीला बेफर उठी। ढूंढ भी लोगे तो क्या करोगे उनका? घर में रखकर आफत मोल लोगे? हमेशा की तरह वो चुप हो गए। मनीष एंड पार्टी अब अपना नियमित चंदा उगाहने लगी। अजीब अजीब से पर्चे बांटे गए। मुसलमानों से किसी तरह का कोई संपर्क न रखा जाए। वो लोग तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। कौन मार डालेगा राम अवतार को? बरकत अली, उनके ही जैसा कारीगर। वो रात रात भर मशीनों पर झुके रहते। 4-5 मशीनों की बदौलत बरकत अली अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता। वही एक से सुख दुख, रिश्तेदारों के रोने और बीवी बच्चों की झिकझिक, सब कुछ एक जैसा था, सिवाय इसके कि राम अवतार कहते थे हे भगवान और बरकत अली या खुदा। नवरात्रि की धूमधाम शुरू हो गई। 15 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगी। चंदा भी एकदम 250 रुपये। 250 क्यों? वे चौंक उठे। 250 कहाँ से देंगे? कई लड़कों पर मुकदमे चल रहे हैं, उनका खर्च कौन देगा? जो लोग जेल में हैं उनके परिवार। कमला ने पैरवी की। राम अवतार की आंखों के आगे बरकत अली का सुलगता घर घूम गया। मुझसे पूछ के किया था ये सब? मैं नहीं दूंगा 250 रुपये। मगर फ़ायदा तो हमें ही हुआ ना। कमला की ज़बान कैंची की तरह चलने लगी है। घर और दुकान दोनों मुफ्त में मिल गए आपको, तो 500 रुपये देने चाहिए। आजकल कमला का आत्मविश्वास देखने लायक है। पड़ोस का घर क्या मिला, उनका अपना घर हाथ से निकल गया। कमला भी किसी वाहिनी आहिनी की सदस्य बन गई और बढ़ चढ़कर उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेती है। मनोज गोटा किनारी लगी छोटी सी चुनरी माथे पर बांटकर दुकान पर बैठता है। दुकान क्या है, लफंगों का अड्डा है। जीवन में उसका आदर्श है मनीष। एक दिन मनीष इस देश का प्रधानमंत्री होगा, उसमें उसे ज़रा भी शक नहीं। वो प्राणपण से उसकी नकल करने में जुटा है। राम अवतार जब भी मनीष को उसकी दुकान पर देख लेता है तो उनका खून खौल उठता है। और एक दिन वो दुकान से उठकर घर के अंदर आ गया। मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, उसने सूचना दी। ये कैसी बात? चाहता हूँ नहीं, सीधे कर रहा हूँ।
वो संभले संभले कि कमला भी पास आकर खड़ी हो गई। इस नवरात्रि के बाद हम शादी कर रहे हैं। वाह बेटी, एक कदम और आगे निकली। सुशीला ने पीछे से टहोका दिया और बोली, ये तो हमारा सौभाग्य है, मगर ये देख लो 5 प्राणी हैं और ये छोटी सी दुकान, कुछ कन्या ही है हमारे पास। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ओहो हो, तो आखिर में आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ी गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। वहीं नवरात्रि के पंडाल में शहर से गणमान्य नेता पधारे, लंबे चौड़े भाषण हुए, युवाओं के साहसिक अभियान पर प्रशस्ति गीत गाए गए। समाज की सड़ी गली मान्यताओं परंपराओं को तोड़ नव आदर्श स्थापित करने के लिए उन्हें बधाई दी गई। दुल्हन ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई। गृह मंत्री और उनकी पत्नी ने कन्यादान किया। खूब तालियां बजी, फोटो खींचे, अखबारों में छपे। इस सारे हंगामे में लड़की के पिता सिरे से गायब थे। दुल्हन की माँ हंसती मुस्कुराती हर जगह मौजूद थी। उन्हें लगा कि कहीं कुछ और कुछ क्या, बहुत कुछ गलत हो रहा है। सदा की तरह स्पष्ट नहीं था कि उनकी अपनी भूमिका क्या हो। सुशीला उन्हें धकियाती रही और वे घिसटते रहे। हंसती मुस्कुराती दुल्हन फूलों से सजी कार में बैठ अगली गली के तीसरे मकान में चली गई। सुशीला बहुत खुश थी। एक लड़की की शादी बहुत सस्ते में निपट गई। अब दूसरी की शादी करने में सुविधा रहेगी। मनोज बहुत खुश था। मनीष का साला जो बन गया था। विमला भी खुश थी कि अब उसकी शादी का नंबर है। चलो सब खुश हैं तो राम अवतार टेलर मास्टर को भी खुश होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनके मन का संशय पूरी भयावह सच्चाई के साथ सामने आ खड़ा हुआ। विवाह बहाना था, नेताओं को बुलाने और उनसे व्यक्तिगत संपर्क साधने का खूबसूरत बहाना। 2 दिन में मनीष के प्यार का बुखार उतर गया। मोहल्ले की लड़की को मोटरसाइकिल पर घुमाना रोमांस है। पत्नी बनते ही वो बन गई औरत, और औरत की जगह घर में है। कामकाज संभाले, वक्त पर रोटी पानी दे। मोटरसाइकिल पर उससे सट कर बैठने के लिए लालायित लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। इधर कमला विवाह का अर्थ सैर सपाटा मौज मस्ती ही समझती थी। घर में बैठकर सारा काम करना पड़ा तो दिन में तारे नजर आ गए। सास रात दिन ताने देती, और क्यों नहीं देती। उसने ऐसी बेशर्म लड़की नहीं देखी थी जो मोहल्ले के लड़कों से दीदे लड़ाए। माँ बाप भी कितने टुच्चे, कितने कमीन, ढंग से जेवर तक नहीं दिए। नकदी और फर्नीचर की कौन कहे। जिस लड़के के ब्याह में लाखों झाड़ लेने की सोची थी, वहाँ गांठ से निकालना पड़ गया। सास अपने दिल की भड़ास कमला पर निकालते। कमला हमेशा से तेज तर्रार और मुंहफट थी। उसने तड़ातड़ जवाब देना शुरू कर दिया। मनीष खुद अपने माँ बाप से लड़ता झगड़ता रहता था, मगर पत्नी भी यही सब करे, ऐसा कहाँ बर्दाश्त किया जा सकता है। औरत हो, औरत की तरह रहो। नहीं रह सकती तो उसे बिगड़ैल घोड़ी को ठीक करना आता है। थप्पड़, लात, घूंसे और गालियाँ। 2 महीने बाद कमला मायके आई, बिना बुलाए अपने आप। उसने रो रो कर सास की ज्यादतियों का बखान किया। उसके ख्याल से सास की सारी लड़ाई झगड़ों की जड़ वही है। उल्टी सीधी शिकायतें कर मनीष को उसके खिलाफ भड़काती रहती है। सुशीला के माथे पर शिकन तक नहीं आई, कहीं कोई दुविधा नहीं। सब सासें ये सब करती हैं और बहू को सहना पड़ता है। घर का काम भी बहू की जिम्मेदारी है। ब्याह किया है, मजाक नहीं। अब जैसे बनो निभाओ। कल को मनोज की बहू आएगी तो क्या काम नहीं करेगी? उसे क्या मैं हथेली पर बैठा कर पोसूंगी? कायदे कायदे से चलो। हमें बिमला का ब्याह भी करना है। तुम बेकायदा चलोगी तो उसे कौन लेगा? सब्र से काम लो, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। शाम को मनोज कमला को उस गली छोड़ने गया। सास ने जी भरकर गालियां दी। नीच, कमीन, रंडी, छिनार शब्द कहे। मनीष घर पर नहीं था, इसलिए गुस्सा पी मनोज घर लौट आया। अब मनीष दुकान पर भी नहीं आता। धीरे धीरे उस घर की खबरें उड़ उड़कर इस आंगन में गिरने लगी। मनीष शराब पीता है, मनीष रंडीबाज है। उसके माँ बाप तक उससे परेशान है। उसकी हरकतों के कारण उसकी बहनों का ब्याह अच्छे घरों में नहीं हो रहा। उसने ही चंपालाल की बेटी को उड़वाया था। अकेली वो क्या, लड़कियों की दलाली उसका पेशा बन गई है। उस पर हत्या और बलात्कार के कई आरोप हैं। वो तो जब तक इस पार्टी की सरकार है, मनीष बाहर है। सरकार बदलते ही
राम अवतार कांप उठे। हाँ, सुशीला वैसे ही मस्त, बिल्कुल बेफिक्र। कुछ नहीं जी, उसने इन सब बातों को फूंक से उड़ा दिया। लोग ऐसे ही बकते हैं, चलते हैं हमसे, और सरकार क्यों बदलेगी? सबका ही भला हुआ है। जमीन जायदाद, काम धंधे बढ़े हैं, नौकरियां लगी हैं, खाली जगह पर सब नहीं पांव पसारे हैं। कोई सरकार वर्कार बदलने वाली नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पहली जचकी के लिए कमला मायके आई, अकेली रिक्शे में बैठकर, बुझी बुझी गुमसुम, देह पर जगह जगह नील। आज 5 दिन हो गए, मनीष का कोई पता नहीं, घर ही नहीं लौटा। न जाने कहाँ है। ऐसा अक्सर होता है, जाने कहाँ जाता है। ये नेता लोग भी अजीब हैं, जहाँ भी दंगे फसाद का डर होता है मनीष को भेज देते हैं। क्यों, मनीष क्या कोई पुलिस वाला है जो दंगे फसाद रोकने जाएगा? क्या कमला नहीं जानती कि उसकी आमदनी का यही जरिया है? दंगे फसाद करवाना उसका धंधा बन गया है। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर राम अवतार को गहरा दुख हुआ। दुख तो सुशीला को भी हुआ, मगर उसने तुरंत व्यवहारिक रास्ता ढूंढ निकाला। मनीष को समझा बुझाकर अलग हो जाओ, 2 जनों का काम 2 जनों का खर्च, तुम दोनों से संभल जाएगा। मनीष बात सुने तो समझाऊं। कमला की निराशा का अंत नहीं। जब लौटता है नशे में धुत होता है, घर भर से झगड़ा करता है, तुरंत मारपीट पर उतारू हो जाता है। जाने कब से अम्मा बाबूजी हाथ जोड़ रहे हैं, भाई अलग हो जाओ, ये रोज का झगड़ा बंद करो। जब सास ससुर की रजामंदी है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? खाएंगे क्या? बंदी आमदनी तो है नहीं, जो इधर उधर से मिलता है नशे पत्ती में उड़ा देते हैं। संगी साथी भी हैं, उनका भी चाय पानी खाना पीना होना चाहिए। काम धंधा किसी के पास नहीं, खर्च सबके नवाबी। अब सुशीला भी सन्न रह गई। वो पहली बार ऐसी जगह पहुंची थी जहां से आगे कोई रास्ता नहीं खुलता। दूसरे दिन मनीष आधम का। पहली बार दामाद घर आया, नशे में धुत, मैले कपड़े, बड़ी दाढ़ी और मुंह पर गालियां। चल साली घर चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई अम्मा को अकेला छोड़कर आने की? कुतिया कहीं की, दूंगा 2 लात तो होश ठिकाने आ जाएंगे। सारा घर स्तब्ध। इस मनीष को कोई नहीं पहचानता था। सुशीला की जबान खुली, पुचकार कर पकड़कर मनीष को खाट पर बैठाया। विमला को चाय का पानी चढ़ाने को कहा और मनोज को बाजार दौड़ाया मिठाई नमकीन लाने के लिए। जाएगी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारे घर की बहू है, ज़रूर जाएगी। चाहो तो साथ ले जाओ, नहीं तो मनीष छोड़ाएगा। पहली बार घर आए हो तो मुंह मीठा किए बिना थोड़े जाने देंगे। उसकी बात का असर हुआ, थोड़ा शांत हुआ मनीष। घर भर ने चैन की सांस ली। इधर नवरात्र का बखेड़ा सिर पर बैठा है, 70 काम है, उधर अम्मा बीमार, ये हरामजादी यहाँ आ गई। आए गए को चाय पानी तक नहीं मिलता। यही मौका मिला है नौटंकी छांटने का। मनीष उफन रहा था। आखिर राम अवतार कमला के पिता हैं, उनका भी कुछ फर्ज बनता है। चाय मिठाई के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश की। आप कोई धंधा क्यों नहीं शुरू कर देते? कोई दुकान ही डाल लीजिए, इतना रसूख है आपका। पता ही नहीं इसने, वो बीच में ही बात काट कर बोला, जाने कब से इसे कह रखा है 1.5 लाख रुपए ला कर दे। मौके की दुकान है मेरी नज़र में, 4-5 कारीगर रखकर चला लूँगा। 1.5 लाख? सारा घर हक्का बक्का रह गया। अब कैसी बात कर रहे हो? लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? 5 लाख की जायदाद पचा गए, डकार तक न ली, 1.5 लाख के नाम से गांड फटती है। मनीष दहाड़ा। राम अवतार ऐसे सिटपिटाए जैसे किसी ने खींच कर चाबुक जड़ दिया हो। सड़क का सारा शरीर जम गया। बस आंखें कातर भाव से इधर उधर देखती रहीं, जैसे उन्हें भी ना मालूम हो किधर देखें। कुछ तो सोचो बेटा। सुशीला घिघियाई, हमें एक लड़की का ब्याह और करना है, बताओ 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मनीष ने विमला को घूरा। क्या ज़रूरत है ब्याह की? मैं हूं ना। मनीष उठ खड़ा हुआ, हल्के हल्के झूम रहा था। मिठाई नमकीन सब साफ, लगता था कई दिन से भूखा है। जीजा हो, मजाक का हक बनता है। सुशीला बात संभालने में लगी थी। ये मजाक नहीं है, अगर इतवार तक रुपए नहीं मिले तो साली को इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि कहीं ब्याह हो।
मनीष चिंघाड़ा। अब सुशीला का भी पारा चढ़ना शुरू हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुपया है ही नहीं तो कहाँ से ला कर दें? चलो समझौता कर लेते हैं। रुपया नहीं है कोई बात नहीं, खूबसूरत लड़की है, इसके लिए जाता हूँ, इसे लिए जाता हूँ। वो विमला की ओर बढ़ा। हाथ मत लगाना विमला को। घायल नागिन सी फुफकारती कमला विमला के आगे जाकर खड़ी थी, हाथ में जलावन काटने की कुल्हाड़ी। मनीष रुक गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक कदम भी आगे बढ़े तो सिर फोड़ दूंगी। निकलो निकलो यहाँ से। कमला पूरी ताकत से चीखी। ताज्जुब। मनीष चला गया। सब चुप। सन्नाटे के सहारे अपनी उखड़ी सांसें ठीक करते। बाहर लाउड स्पीकर पर शेरावालियों की स्तुति हो रही थी। नवरात्र चल रहे थे, इसलिए लौटा था मनीष और इसलिए बहुत व्यस्त था। अकेले राम अवतार क्या, पूरे परिवार की जान सांसत में थी। न जाने कब आधम के वो नवरात्र में व्यस्त था। वही शोरगुल, वही अफरा तफरी, पंडाल और रथ जगह संभालना। मोटरसाइकिल पर इधर उधर भागता मनीष, नेताओं की अगवानी में बिछता मनीष, प्रायोजकों को पटाता पुचकारता मनीष, इनाम बांटता बंटवाता मनीष। नवरात्र समाप्त हुए। ठीक दशहरे के दिन ससुराल के आंगन में मनीष प्रकट हुआ। घर चल, अम्मा बीमार है। उसने पालक चुनती कमला का हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। अरे रे, क्या करते हो? सुशीला भागकर आई। इसके पूरे दिन चल रहे हैं, ये क्या काम करेगी? वो मिमियाई। दरवाज़ा खुला था और वो दुकान में बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। सामने थान फैला था, कपड़ा काटने जा ही रहे थे कि सब हिसाब गड़बड़ा गया। सब नाप जो भूल गए राम अवतार टेलर मास्टर। मैं कहता हूँ घर चलो अभी इसी वक्त। मेरी क्या दरकार है? बिन्नो और रानी भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं कहते? साली 2 टके के दर्जी की औलाद जबान लड़ाती है। धड़ाक थप्पड़ की आवाज़। कपड़ा काटते काटते हड़बड़ा कर उठे राम अवतार और अंदर भागे। मनीष कमला को बुरी तरह मार रहा था। लात घूंसे थप्पड़। कमला चीखती हुई आंगन में इधर से उधर लुढ़क रही थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। विमला एक तरफ खड़ी रो रही थी। मनोज घर से गायब था। त्योहार के दिनों में वो घर में कम ही नजर आता था। आज वो अकेले ही थे। ये क्या कर रहे हो? खबरदार जो मेरी बेटी पर हाथ उठाया, ठीक ना होगा। राम अवतार जिंदगी में कभी इतने जोर से नहीं चीखे थे, मगर मनीष पर जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टी जोर से हंस पड़ा, मजाक उड़ाता हुआ बोला, ओहो, हाथ ना उठाऊं तेरी बेटी पर, क्या कर लेगा तू? कमर पर हाथ रख के उन्हें घूर रहा था वो। अचानक उसकी नज़र डरी सहमी चुपचाप रोती विमला पर पड़ी। चल, तेरी ही बात रखी, नहीं उठाता हाथ तेरी बेटी पर, इसे लिए जाता हूँ मौज करवाने। उसने लपक कर विमला का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। तुरंत सारा घर सक्रिय हो गया। सुशीला उसके पांव से लिपट गई। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाफती कराती कमला भी मिन्नतें कर रही थी। मनीष प्लीज़ विमला को छोड़ दो, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है? अच्छा है ना, साली आधी घरवाली। पहले खुद बरतूंगा, फिर बाजार में दाम खड़े करूंगा। खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। मनीष, मनीष, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना वरना क्या कर लेगा तू? अबे कुछ किस दुनिया में रहता है? मैंने तेरी बेटी से ब्याह किया, तू खुद को फन कहाँ समझने लगा? खुलेआम ले जा रहा हूँ, जा कर ले जो करना है। किसी पुलिस थाने में मनीष के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, समझा? दिल्ली तक दौड़ लगा कर दे, जा। वो बेतहाशा कोहराती विमला को घसीटता बाहर जाने लगा। मनीष! दरवाज़ा छेक कर खड़े राम अवतार ने सारी ताकत से कैंची उसके पेट में उतार दी। पूरी की पूरी कैंची। खून का फव्वारा उछल पड़ा। उसकी गिरफ्त से विमला छूट गई। मनीष ने अपना पेट पकड़ लिया। वो ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहा था। फटी फटी आंखें, धीरे धीरे पीछे लुढ़कता हुआ। सब उनकी तरफ ताज्जुब से देख रहे थे। आज राम अवतार के मन में कहीं संशय न था। उन्हें साफ साफ समझ में आ गया था कि क्या करना है
और उन्होंने कर दिखाया। तो यह थी लता शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।